नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका ने शिया दाऊदी बोहरा समाज वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति अपने आधिपत्य में ले ली। शनिवार को नगरपालिका अमला बोहरा बाजार पहुंचा, जहां अमले ने कार्रवाई करते हुए शिया दाऊदी बोहरा समाज वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अली मोहम्मद कादरी के नाम से संचालित दुकान को सील कर दिया। नगरपालिका राजस्व अधिकारी दिनेश चांदना का कहना है कि शिया दाऊदी बोहरा समाज वक्फ बोर्ड की 4 संपत्तियों का न्यायालय में विवाद चल रहा था। वक्फ बोर्ड दाऊदी बोहरा समाज के पक्ष में फैसला आने के बाद न्यायालय ने जिला प्रशासन को उक्त संपत्ति अपने आधिपत्य में लेने के आदेश जारी किए थे। वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गए न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन द्वारा 2 दिन पूर्व महू रोड स्थित कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई थी और दुकानों को सील कर दिया गया था। आज बोहरा गली स्थित अली मोहम्मद एम कदरी जी की एक और दुकान को, जो वक्फ बोर्ड की थी, उसे प्रशासनिक आधिपत्य में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त दुकानदारों द्वारा 5 वर्षों से न ही दुकान खाली की जा रही थी और न ही किराया दिया जा रहा था। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानें खाली कराई और अपने आधिपत्य में लेकर दुकानें सील की गई है। ये दुकानें थी शिया दाऊदी बोहरा जमात की दुकानें थी, जिसमें 4 दुकानों के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था सील करने के लिए और खाली करा करके और कब्जा सौंपने के लिए। उसी तारतम्य में 3 दुकानें पूर्व में माधोपुरी बालाजी के सामने वाली कॉम्प्लेक्स की दुकानें सील की गई थी। आज एक दुकान और जो शेष थी बोहरा गली के अंदर, वो नाम था बोहरा गली के अंदर, उसको सील किया गया है। सर, ये कौन सी दुकान है? वक्फ बोर्ड की सुनने में आ रही है, ये वक्फ बोर्ड, हाँ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। न्यायालय से केस हार चुके हैं। उसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमें आदेशित किया गया था, जिसकी प्रति ये है। सर, दुकानदारों द्वारा क्या किराया नहीं दिया जा रहा था? खाली नहीं करी 5 साल से किराया नहीं दे रहे थे और केस हार चुके हैं। सर, कितनी दुकानें लगभग होगी? 4 दुकानें। कौन कौन सी है सर? 3 दुकानें उधर की है, जीजा टायर, वो मंसूर यातायात एजेंसी, और एक दुकान और थी बुरहानी की थी, और ये वाली दुकान है अली मोहम्मद एम कादर जी हार्डवेयर की दुकान है, जिसको आज सील किया गया। वो तो माननीय न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, उसके आधार पर हमको आदेशित किया गया है। शिव भक्त मठ नीमच सिटी के महंत गुरुदेव भास्करानंद गिरिजी महाराज के सानिध्य में भगवान दत्तात्रेय महाराज की 2 दिवसीय जयंती मनाई जाएगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई राज्यों के संतों को समावेश नीमच में होने जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर समिति की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जयंती मनाई जाएगी। जयंती के इस अवसर पर पहले दिन 28 दिसंबर को रात्रि 9 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 29 दिसंबर को प्रातः 8 बजे हवन पूजन किया जाएगा। इसके बाद 11 बजे संतों का चल समारोह निकलेगा, जो सिटी के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः शिवमठ पहुंचेगा, जहां आरती पश्चात 4 बजे प्रसादी का वितरण किया जाएगा। विद्युत विभाग के सहायक उपयंत्री VK वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय को सुचारू और पर्याप्त वोल्टेज के साथ देने के लिए विभाग के द्वारा सतत ट्रांसफार्मरों की मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि दिसंबर माह में अब तक केवल 2 ही ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी आई, जबकि शेष सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। दरअसल मेंटेनेंस के अभाव में लापरवाही के कारण कई ट्रांसफार्मर जल जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि लगातार मेंटेनेंस होने से विद्युत प्रदाय भी बाधित नहीं होगा और वोल्टेज की समस्या से भी उपभोक्ताओं को नहीं जूझना पड़ेगा। वितरण केंद्र में करीब 496 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिनमें से जो बड़े कैपेसिटी के हैं करीब 180 करीब ट्रांसफार्मर बड़े हैं, जो 200 kVA से ऊपर के हैं। इन ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस करने के लिए उनके अंदर ऑयल लेवल देखकर कि भाई ऑयल लेवल कम हो गया है, तो उसको हमारे जो यहाँ पे रिपेयर यूनिट है, ट्रांसफार्मर रिपेयर यूनिट, उनको वहाँ से उठाकर पुराने वाले को जो जिसमें कुछ कमी पाई जाती है उसको यहाँ लाया जाता है और उसका मेंटेनेंस करने के पश्चात पुनः लगाया जाता है। ये व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर फेल ना हो। इस बार हमारे 1 अप्रैल से लेकर अभी तक मात्र 2 ट्रांसफार्मर ही फेल हुए हैं, जो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल कहा जा सकता है उसको, और बाकी 496 ट्रांसफार्मर यहाँ लगे हुए हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि अपन टाइमली उनका मेंटेनेंस
संपादन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नीमच कार्यालय के सहायक यंत्री वीके वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बकाया वसूली और कनेक्शन को काटने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 40,000 रुपए जमा हो चुके हैं। पूर्व में 3 दिन के लिए एक डोर टू डोर अभियान भी चलाया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करनी थी। इसमें भी लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने इसमें अपना बकाया भी जमा कराया। साथ ही ऐप के माध्यम से घर पर ही विद्युत के बकाया बिल को जमा कर दिया जाना ग्राहकों के लिए भी लाभदायक रहा। दरअसल डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से विद्युत विभाग शहर के बकायादारों से उनके घर पर ही जाकर बकाये की वसूली कर रहा था। इसमें भी करीब 70% लोगों ने आगे आकर अपनी बकाया राशि को जमा कराया है। करीब 30% लोग ऐसे हैं जो कि बिल जमा करने में या बकाया भुगतान में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को जो कि बेवजह या बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम लोगों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। करीब इस महीने दिसंबर माह में 1 दिसंबर से लेके कल तक जो 3700 लोगों के 40 लाख रुपए जमा किए हैं मीटर वाचकों के द्वारा। इसके अंदर जो लोग छोटे उपभोक्ता हैं, अपने लाइनों के अंदर नहीं जा पाते किसी कारणवश, वो उनके घरों तक संपर्क करते हैं और जो एप्लीकेशन कंपनी द्वारा मुहैया कराई गई है, हमारे मीटर रीडर को हम लोगों ने ऑथराइज़ किया है सॉफ्टवेयर में, तो ऐसे 3700 लोगों से उन्होंने 40 लाख रुपए जमा करवाए हैं इस महीने। और इस माह हमने स्पेशल मुहिम चलाई थी नीमच शहर के अंदर बकाया राशि वसूल करने के लिए। करीब 12,000 उपभोक्ताओं पे 2 करोड़ 57 मतलब 2.5 करोड़ रुपया करीब बकाया है, जिसमें 3 दिन जो मुहिम चलाई गई थी इसमें 893 लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें से डिस्कनेक्ट किए गए 390 कनेक्शन का तो पैसा हमको वसूल हुआ और 510 कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट किए नीमच शहर में। 20.15 लाख के 510 कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट किए और 390 लोगों से 16.57 लाख रुपये वसूल किया। ये मुहिम लगातार जारी रहेगी क्योंकि उपभोक्ता खुद स्वयं प्रेरित होकर नहीं आ रहे। अभी जैसे करीब 33,000 कंज्यूमर हैं नीमच के अंदर, उनमें से करीब 23,000 कंज्यूमर बिल जमा कर रहे हैं, मतलब 71 या 72% कह सकते हैं अपन। बाकी 30% लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्वविवेक से बिल जमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कनेक्शन डिस्कनेक्ट मतलब छांट करके उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। नीमच नगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नीमच नगर पालिका द्वारा आगे भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेशानुसार 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों पर भी प्रतिबंध जारी है। हालांकि कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों पर समय समय पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील है कि वे शहर को स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन 50 माइक्रोन तक की मोटाई की को पूर्णतः बंद है और इसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक चाहे वो 50 माइक्रोन से 100 माइक्रोन 200 माइक्रोन तक की होगी, लेकिन उसका यूज़ सिंगल यूज में होगा। जैसे दूध की थैलियाँ है, पानी के पाउच है, ऐसे तेल के पाउच है, जिनका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, ऐसी सारी पॉलीथीन बंद है। उनको पकड़ने की कार्रवाई निरंतर जारी है। 200 रुपये चालान की कार्रवाई है और अगर कोई व्यक्ति पॉलीथीन का उपयोग करता हुआ भंडारण करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। और ये 1 जनवरी से इसके ऊपर भी पेनल्टी बढ़ा दी गई गवर्नमेंट ने। ये पेनल्टी 300 रुपये हो जाएगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया तो 200 के बजाय 300 रुपये उसको जमा कराना पड़ेंगे। अभी तक कितने लोगों ने बंद कर दिया है ऐसे काम? बंद करने के नगर पालिका की जब टीम जाती है तो वो बोलते हैं कि बंद कर दिया, लेकिन वो चोरी छुपे इस माल को काम को करते हैं। जिनके जैसे जब्ती की कार्रवाई करते हैं उसके बाद चालानी कार्रवाई करते हैं। नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे नीमच के विजय टॉकीज चौराहे के नजदीक बनी पारसी बावड़ी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत इस पार्क को आदर्श पार्क के रूप में डेवलप करने की बात कलेक्टर ने कही। दरअसल नीमच के सामाजिक कार्यकर्ता व सामाजिक संगठन के सदस्यों द्वारा यहां देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मूर्तियों को मंगवा लिया गया है, मगर पार्क की दुर्दशा व असामाजिक तत्वों के अड्डे होने के चलते
मूर्ति स्थापना में व्यवधान हो रहा है। साथ ही आसपास अतिक्रमण के चलते भी पार्क की रौनक खत्म हो रही है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे पारसी बावड़ी पार्क पहुंचे, जहां अवलोकन उपरांत पार्क के सौंदर्यीकरण, पार्क की सुरक्षा के साथ साथ शहीद पार्क को एक आदर्श पार्क के रूप में डेवलप करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर इस पार्क को एक सुंदर और बेहतर पार्क बनाने के लिए प्रयास पूरे हो जाएंगे। ये एक यहाँ पे शहीद लोगों की यहाँ पे हमारे राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी की मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव है। साथ ही साथ इस पार्क की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो डॉक्टर गुप्ता जी और नवीन अग्रवाल जी ने मेरा ध्यान आकर्षण कराया था इस तरफ। इस पार्क को हम लोग कोशिश करेंगे इसका जीर्णोद्धार किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ की बावड़ी की क्लीनिंग, और यहाँ बाउंड्री वॉल कुछ अतिक्रमण है वो भी हटवाएंगे, और साथ ही साथ इसका सौंदर्यीकरण काम करेंगे। काफ़ी अच्छा पार्क डेवलप हो सकता है, और साथ ही साथ शहीदों की मूर्ति का जो स्थापना की जा रही है उसका सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इस पार्क को एक मॉडल पार्क बनाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ कुछ पानी की सीवरेज के कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो भी रिजॉल्व कर देंगे। 1 महीने के अंदर इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। शुक्रवार को स्थानीय टाउन हॉल परिसर में पीएम किसान योजना के लाभान्वित किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त डालने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिल्ली से दिखाया गया। इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। इसके साथ ही प्रदेश एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों के परिवारों के खाते में करीब 18,000 करोड़ की किश्त का हस्तांतरण किया गया। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर शत-शत नमन। अद्वितीय राजनीतिक प्रतिभा के धनी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कहे अनुसार सपनों का भारत बनाने के लिए हम सभी उनके बताए गए मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। करोड़ों हिंदुस्तानी भाई बहनों के दिल में अमिट छाप छोड़ने वाले अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व से भारतीय राजनीति में एक नई परिभाषा सृजित की थी। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां और सिद्धांत अनंत काल तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। कार्यक्रम में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। 9 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि आज दी जा रही है, और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। किसान हितैषी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज जो ये राशि डाल रहे हैं, उसकी वजह से किसान अपने अनुभव अभी टीवी पे साझा किए, वो हम देख रहे हैं कि किसान की खेती में किस प्रकार से किसान सम्मान निधि सहयोग प्रदान कर रही है। पहले किसान को बीज खाद के लिए इधर उधर साहूकारों का मुंह देखना पड़ता था पैसा लेने के, आज देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं डाल रहे हैं। मैं इस समय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो किसानों की आय को 2 गुना बढ़ाने के लिए ये सीधा प्रसारण उन्होंने किया है, और इस सीधे प्रसारण से अन्य प्रांतों में जो किसान कैसी खेती करता है, इसका लाभ भी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दूंगा कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये उनके खाते में डाल रहे हैं, वहीं वो 4,000 रुपये और मिलाकर उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति किसान के खाते में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसके अभी जमीन है, उसको 10,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। ये 10,000 रुपये का लाभ उसके लिए बहुत काम का है। और मैं इस अवसर पर आज उन किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा जो इस प्रकार के किसान विरोधी बात कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री किसान की आय को 2 गुना करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार जो कमलनाथ जी के समय जो पैसा अभी ओवरड्यू हो गया था, किसान कहीं न कहीं ब्याज में डूब गया था, वो पैसा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में डाला है। तो निश्चित ही आज बीमे का पैसा मिला है किसान को फसल का पैसा मिल रहा है, सूखा राहत का पैसा दिया है, और ये किसान सम्मान निधि मिली है। तो हम सब मध्य प्रदेश तो वैसे भी मालवा तो मालव माटी नंग गंभीर पक पक रोटी डगडग नीर की कहावत यहाँ चरितार्थ है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अपनी औषधि मूलक फसलें बोए और किसान लाभ लें। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे शीत केंद्र है, जैसे वेयर हाउस है, और जितनी भी जीन्स पैदा होती है
उन फसलों के लिए भी ऋण देने का काम भी बैंकें कर रही है। तो मैं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हितैषी शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करता हूँ। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर एवं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मधु बंसल ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस वार्ता की एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शहरी अथवा ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए राजनीति में सक्रिय महिलाओं को ही चुनाव के लिए टिकट दिया जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष मधु बंसल ने कहा कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं, लेकिन ये स्पष्ट कर रही हूं कि नगर पालिका चुनाव में मेरी कोई उम्मीदवारी नहीं है। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगी। महिला आरक्षित सीटों पर पंचायतों एवं नगरीय निकायों में ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से संगठन में लंबे समय से काम कर रही है और वह स्वयं के विवेक से काम कर सके। मेरा बस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही है कि जो हमारी जिला कांग्रेस में जो सभी महिलाएं रात दिन अपनी सेवाएं देती है, अपने जाजम पर बैठती है, धरने आंदोलन में मेरा सहयोग करती है, ऐसी काफ़ी महिलाएं जो हमारे नीमच में हैं और जो आरक्षण है 50% आरक्षण है, जो 20 महिलाओं को टिकट देना है, वो मेरी सभी 20 महिलाएं जो हमेशा काम करती है उनको टिकट जो सक्रिय है उन्हीं को देना चाहिए। इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने रखी कि जहाँ भी हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे शहर के हो, जहाँ भी हो, जो कांग्रेस का पार्टी का निस्वार्थ भाव से काम करती है, जो हमेशा आंदोलनों धरनों आंदोलन में बैठती है, समय देती है, उन्हीं को सक्रिय सदस्य को ही टिकट दें। चुनाव अंतरी में क्या लगता है आपको, पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। और मैं अभी भी सभी वार्डों में अलग अलग वार्डों का दौरा कर रही हूँ। अभी भी सारी 20 जो महिलाओं की मेरे को पार्टी ने टिकट के लिए जो नाम मांगे हैं वो भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। और 20 महिलाएं जो मेरी सक्रिय है, वास्तव में वो जीत के निकलेगी, ऐसे का मैंने निर्वाचन किया है और यही मैं पार्टी को आगे भेजूंगी ताकि मेरी सभी महिलाओं को टिकट मिले। और ये पूरी जवाबदारी है मेरी कि जो महिलाएं मेरे साथ खड़ी होती है उनको मैं टिकट दिलाऊं। आपका नाम? आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी से यह मांग करती हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और पार्षद, अध्यक्ष पद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो चुनाव होने जा रहे हैं आगामी समय में, उसमें जो महिला कांग्रेस या कांग्रेस के अन्य संगठनों में जो महिलाएं निष्ठावान हैं, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती हैं और अलग अलग पदों पर आसीन हैं, उन्हीं महिलाओं को ही टिकट दिया जाए और उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाए। क्या कारण है कि आप नाखुश हैं कांग्रेस की कार्यप्रणाली से? नहीं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मेरी नाखुशी का कोई वो नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत अच्छी, बहुत पुरानी और पूरे देश में सर्वाधिक राज करने वाली पार्टी है। पार्टी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। हमने महिलाओं के हक की आवाज़ उठाई है और निश्चित रूप से हमारा हक बनता है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ महिला कांग्रेस की और जिलाध्यक्ष हैं मेरे साथ, तो हमारी ये मांग है कि हम समस्त महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ें, हमारा दायित्व बनता है। और आज हम ये बात उठाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धीरे धीरे जो महिलाएं सक्रिय राजनीति में आती हैं उनको टिकट दिया जाएगा, तो समाज में मैसेज अच्छा जाएगा। पुराने हाट मैदान स्वर्णकार धर्मशाला के समीप ब्लॉक बी की 35 दुकानों की नीलामी गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों एवं आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। दुकानों की अधिकतम बोली 40 लाख रुपए रही। राजस्व अधिकारी दिनेश चांदना ने जानकारी देते हुए बताया कि 35 दुकानों के लिए बंद लिफाफे में 102 आवेदकों ने टेंडर भरे थे, जिनकी कुल अमानत राशि 2 करोड़ 4 लाख रुपए नगर पालिका में जमा हुए हैं। गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय परिसर में अधिकारियों एवं आवेदनकर्ताओं व कैमरे की नज़र में पूर्ण पारदर्शिता से दुकानों की नीलामी की गई। जिन लोगों को दुकानें लेनी है उन्हें 35 दुकानें आवंटन के पश्चात यदि जो व्यक्ति अपनी अमानत राशि पुनः लेना चाहता है उन्हें उनकी अमानत राशि नगरपालिका द्वारा जल्द से जल्द लौटा दी जाएगी। मंदसौर में मानवता की मिसाल पेश कर रही महिला समाजसेवी अनामिका जैन ने एक बार फिर अपने सेवा कार्य से एक लावारिस विक्षिप्त युवती को उसके घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। उक्त युवती कुछ समय पूर्व शहर कोतवाली पुलिस की मदद से अनामिका आश्रय गृह पहुंची थी, जिसके बाद अनामिका के प्रयास रंग लाए और युवती का पुनर्वास हुआ। देखिए ये रिपोर्ट।
मंदसौर में अनामिका जन कल्याण सेवा समिति आश्रय गृह का संचालन कर रही महिला समाज सेवी अनामिका जैन, जो कि सड़कों पर घूमने वाली लावारिस विक्षिप्त महिलाएं और युवतियों को अपने आश्रय गृह ले जाकर देखभाल करती है। अनामिका का ये सेवा कार्य जिले सहित पूरे प्रदेश में चर्चित है। एक बार फिर अनामिका के प्रयास रंग लाए और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की एक युवती, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पारिवारिक झगड़े के बाद घर से निकल आई थी। युवती कुछ दिनों पहले मंदसौर शहर में कोतवाली पुलिस को मिली, जहां पुलिस ने युवती को अनामिका के आश्रय गृह भिजवाया। अनामिका ने युवती की देखभाल के साथ साथ काउंसलिंग भी की, जिसमें महज 15 दिनों बाद युवती के घर का पता लगा और परिजनों को सूचना दी गई। इस पूरे कार्य में शहर थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी का भी पूरा सहयोग अनामिका को मिला। जानकारी मुताबिक युवती राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव घंटाली की रहने वाली है, जो कि घर पर विवाद के बाद निकल गई थी। इसमें चौंकाने वाली एक और बात ये सामने आई है कि युवती घर से निकलने के बाद करीब 2 माह तक आसपास ही जंगल क्षेत्र में रही और फिर मंदसौर शहर पहुंची। सूचना के बाद युवती का छोटा भाई उसे अनामिका आश्रय गृह लेने पहुंचा। भाई को देख बहन खुश हुई और उसके साथ फिर अपने गांव, अपने घर को लौटी। आपको बता दें कि समाजसेवी अनामिका अब तक 13 महिलाओं और युवतियों का पुनर्वास करवा चुकी है। वहीं कुछ महिलाएं व युवतियां तो अभी भी अनामिका के आश्रय गृह का सहारा लिए अपना जीवन यापन घर जैसे माहौल में कर रही है। परिवर्तित नाम सीमा, ये महिला कोतवाली पुलिस के जरिए हमारे पास आई थी 15 दिन पहले। महिला अपना नाम और बताने में असमर्थ थी। जब महिला की 2 दिन बाद काउंसलिंग की गई और महिला से पूछा गया तो उसने अपना नाम, अपना एड्रेस सब कुछ बताया। घर में गुस्से से घर से निकल गई थी। घर से निकले 2 महीने हो गए थे और जंगलों में इस टाइप से रही वो। और जब हमने घर जाने की इच्छा पूछी तो उसने कहा मेरे को घर जाना है। और हमने कोतवाली पुलिस को इन्फॉर्म किया। कोतवाली पुलिस से, प्रतापगढ़ पुलिस से खबर इन्फॉर्म करके और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उसके भाई को मोबाइल नंबर से उसके भाई को बुलाया। कल उसका पुनर्वास हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।